जिसमें उसके बॉडी कर्ज बहुत अच्छे से शो हो रहे थे, साथ ही चेहरे पर अट्रैक्टिव मेकअप जिसमें वो बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। दूसरी तरफ आचार्य मैंशन में पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। पार्टी 7 बजे शुरू होने वाली थी, इसलिए सब अपने अपने रूम में रेडी हो रहे थे। 34 पार्टी अब तक हमने पढ़ा कि शनाया आयुष्मान आचार्य के लिए पार्टी में आने को तैयार होती है। अब आगे। आचार्य मैंशन का गार्डन आज बहुत ज्यादा चमक रहा था। आज वहां न केवल देश बल्कि विदेश के भी बिग शॉट्स नजर आ रहे थे। सब हैरानी भरी नजर से वहां की शानो शौकत और चकाचौंध को देख रहे थे और आचार्य खानदान से जेलस फील कर रहे थे। वहां मौजूद कुछ लोगों के दिल में आचार्य परिवार के लिए इज्जत थी, तो किसी के दिल में खौफ, तो कईयों के दिल में गुस्सा और नफरत। कुछ लोगों के लिए ये पार्टी खुशी की वजह थी, तो किसी के लिए आचार्य परिवार और बिजनेस से रिलेशन बनाना, लेकिन दुश्मनों के लिए एक चेतावनी थी। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। सारे गेस्ट आ चुके थे। वीरेन आचार्य भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ सबका स्वागत करने और लोगों से मिलने में बिजी थे। मेहरा परिवार भी वहां पहुंच चुका था। वहां की शानो शौकत ने शनाया के ख्वाबों को उड़ान दे दी थी। वो अब हर कीमत पर ये सब कुछ अपने लिए चाहती थी। वो आज पूरी तैयारी के साथ आई थी ताकि आयुष्मान को खुद से जोड़ सके। विशंभर दादाजी वहां मौजूद थे, लेकिन मेहरा परिवार से अलग खड़े थे। वो पहले ही यहाँ आ चुके थे और मालाजी के साथ बात कर रहे थे। मेहरा परिवार उनको मालाजी के साथ बात करता देख हैरान थे। वही शनाया को अपने लिए आचार्य परिवार के करीब पहुंचने की सीधी नजर आ रहे थे। मॉम डैड, लगता है दादाजी आचार्य परिवार को काफी अच्छे से जानते हैं। चलिए ना, हम भी उनसे मिलकर आते हैं। शनाया ने एक अच्छी और समझदार लड़की की तरफ बिहेव करते हुए अपने परिवार को मालाजी के पास जाने के लिए कहा, जिस पर सब लोग उनकी तरफ आगे बढ़े। लेकिन कुछ ही कदमों के बाद अचानक कुछ गार्ड्स ने आकर उन सबको आगे जाने से रोक दिया। ओ हेलो, कौन हो तुम लोग? दिखता नहीं, हम सामने की तरफ जा रहे थे और तुम लोग बीच में आकर खड़े हो गए हो। सामने से अनंत बोला। गाइस के रोकने से सबके चेहरे पर कंफ्यूजन था। वही अनंत उनकी इस हरकत से चीत गया और बोल पड़ा, सॉरी सर, किसी को भी बिना परमिशन के आगे जाने की परमिशन नहीं है। माला आचार्य की सिक्योरिटी रीजन की वजह से प्लीज आप लोग दूसरे लोगों से मिलिए, कहकर एक गार्ड से दूसरी तरफ जाने का इशारा किया। गार्ड्स ने ये सब बहुत पोलाइट होकर कहा था, लेकिन उनके ऐसे बोलने से सबका मूड थोड़ा अजीब हो गया। वही शनाया को ये अपनी इंसल्ट लगी। उसे उस गार्ड्स पर गुस्सा आने लगा। ये लोग नहीं जानते कि वो किसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो आचार्य परिवार की फ्यूचर बड़ी बहू और फैमिली हेड हैं। उसका दिल कर रहा था कि उन गार्ड्स को एक एक थप्पड़ लगाए, लेकिन अभी वो अपनी स्वीट और इनोसेंट वाली इमेज खराब नहीं कर सकती थी। उसे आचार्य परिवार की नज़र में आना था ताकि वो लोग उसे अपनी बहू बनाने का सोचे। इसलिए अपने गुस्से को पीकर स्वीट और प्यारी आवाज में बोली, देखिए, शायद आपको पता नहीं, हम मेहरा फैमिली से हैं और वहाँ जो सीनियर बुजुर्ग बैठे हैं वो मेरे दादाजी हैं। हम तो बस उनके पास जा रहे हैं, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। सॉरी मैम, भले ही वो आपके दादाजी हो, बट फिर भी हम आपको वहाँ जाने नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ आचार्य परिवार की हेड लेडी भी बैठी हुई हैं और हम किसी भी अनजान इंसान को बिना उनकी परमिशन के उनके करीब जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। गाइस दोबारा बोले। वही उनकी बात सुनकर सबका चेहरा बिगड़ गया, खासकर शनाया का। वो अपने आप से बाहर होने ही वाली थी कि उसके कानों में अपने डैड की बात गई, जो उन्हें परमिशन के लिए कह रहे थे। उनकी बात मानकर एक गार्ड मालाजी की तरफ चला गया। वही मेहरा परिवार वहाँ खड़े रहने से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग थे जो उन्हें ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। दरअसल मेहरा फैमिली को गार्ड्स द्वारा रोके जाने से वहां मौजूद लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया और उनके बीच की बात सुनकर वो सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। भला उनको उनके ही परिवार के सदस्य से मिलने की परमिशन जो नहीं मिल रही थी। ये सब देखकर शनाया को सबके ऊपर गुस्सा आ रहा था। वही वो सब एक अच्छे तमाशे का ही इंतजार कर रहे थे। तभी जो गार्ड मालाजी के पास गया था वापस आ गया और उन सबको रिस्पेक्टली अपने साथ लेके जाने लगा। वही गार्ड्स के साथ जाते हुए मेहरा परिवार के चेहरे पर राहत थी, वही शनाया के चेहरे पर घमंड।
जैसे सबको बता रही हो कि आचार्य परिवार के साथ उनके कितने अच्छे रिश्ते हैं। वही बाकी लोगों का मुंह बना हुआ था। भले ही मेहरा परिवार अमीर था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आचार्य परिवार के करीब जा सके। उन सबको मेहरा परिवार से जलन हो रही थी, लेकिन वही कोई था जो मेहरा परिवार से जल रहा था, खासकर शनाया से। कुछ देर बाद मेहरा परिवार दादाजी के पास जाकर उनसे मिलता है। वही शनाया भी अपने चेहरे पर प्यारी मुस्कान सजाए अपने दादाजी के पास आ जाती हैं। लेकिन विशंभर दादाजी एक नज़र सबको देखकर मालाजी से बोले, ये मेरा परिवार है। फिर राजीव जी की तरफ देखकर थोड़े सख्त लहजे में बोले, मैं मालाजी से कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम सब जाकर पार्टी एंजॉय करो, कहकर दोबारा बातचीत में लग गए। वही मेहरा परिवार के हर शख्स का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। कहाँ उन्होंने सोचा था कि दादाजी मालाजी के साथ उन्हें अच्छे से मिलवाएंगे, लेकिन उन्होंने मिलवाना तो दूर, बस एक फॉर्मेलिटी की तरह उनसे बात की। ना बैठने को बोला ना कुछ, और बस सीधा जाने के लिए बोल दिया। वही शनाया का चेहरा नफरत से भर गया। उसके हिसाब से दादाजी ने बचपन से उनके साथ पक्षपात किया है और हमेशा अनाया को ही सपोर्ट किया है, जबकि वो भी उनकी सगी पोती है। आज का उनका ऐसा व्यवहार देखकर उसका दिल कर रहा था कि दादाजी को जान से मार डाले, लेकिन अपने गुस्से और नफरत को काबू करते हुए अपने परिवार के साथ वहां से चली गई। दूसरी तरफ किसी की नज़रें शनाया पर ही थी, जो उसे नफरत भरी नज़रों से देख रहा था या उस पर नज़र रखे बैठा था। उसकी नफरत भरी नज़रें उसे ही घूर रही थीं, जैसे मौका पाते ही उसे खत्म कर देगा। दूसरी तरफ आयुष्मान अपने कमरे में रेडी हो रहा था। इस वक्त वो काफी हैंडसम लग रहा था, लेकिन चेहरे पर गंभीर भाव छाए हुए थे, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। तभी उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए निशांत कमरे में आता है। आयु रेडी हो गया तू? निशांत बोला। आयुष्मान ने एक छोटा सा जवाब दिया। क्या हुआ इतना रूखा सूखा जवाब? अरे आज तेरा सपना पूरा होने वाला, तेरी मोहब्बत तेरी होने वाली है, और ये बात पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। फिर इतना गुमसुम क्यों है भाई? तुझे तो खुशी से नाचना चाहिए। निशांत बोला। ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ। आखिर आज के बाद उस पर ऑफिशियली मेरा हक होने वाला है। कहते हुए आयुष्मान के चेहरे पर एक प्यारी स्माइल थी, जिसे देखकर तो एक पल को निशांत भी खो गया, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लिया। उसने अपने दोस्त को देखा, जो अनाया का नाम सुनकर ही कितना खुश था। वो भी खुश था अपने दोस्त के लिए। आखिर उसे भी अंदाजा था उसके दर्द और तड़प का। उसके इस दोस्त ने खुद बताया। वो यकीन नहीं करता था पुनर्जन्म पर, और ना ही था, लेकिन अपने दोस्त पर पूरा यकीन था। उसे पता था कि उसका दोस्त ऐसे ही कुछ नहीं बोलेगा। आज उसी दोस्त के चेहरे की चमक बता रही है कि वो कितना खुश था। अच्छा, अगर इतना ही खुश है तो जब मैं कमरे में आया तब किन ख्यालों में गुम था? निशांत ने पूछा। वही निशांत की बात सुनकर आयुष्मान का चेहरा वापस से गंभीर हो गया और वो बोला, वो वापस लौट रहा है। आयुष्मान की बात सुनकर निशांत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उसने जो सुना वो सच था। ये क्या कह रहा है तू? वो तो मर चुका था ना, तो वापस कैसे लौट सकता है? निशांत ने पैनिक होते हुए पूछा। वो मरा नहीं था, बल्कि ब्रह्मजाल था उसका, जिसमें हम फंस गए। अपनी मौत का झूठा नाटक करके अंडरग्राउंड हो गया था और अपनी ताकत बढ़ा रहा था। शायद उसकी ताकत बढ़ चुकी है, इसलिए लौट आया है। आयुष्मान ने गंभीर आवाज में बोला। शीट, अगर वो लौट आया तो मुसीबत हो जाएगी। कितनी मुश्किल से उसे पहले खत्म किया था। अगर वो वापस आया है तो उसकी ताकत भी पहले से कई ज्यादा होगी। आसान नहीं होगा उसका सामना करना। निशांत परेशान होते हुए बोला। लेकिन हमें करना होगा। मैं अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। नजर रखो उस पर, कहीं कोई इलीगल का वापस शुरू ना कर दिया हो। इस बार मैं उसे जड़ से ही उखाड़ फेंकूंगा। आयुष्मान ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहा। निशांत भी उसकी बात पर सहमत था। 35 आयुष्मान का अनाया को छेना। अब तक हमने पढ़ा कि शनाया आयुष्मान आचार्य को अपना दीवाना बनाने के मकसद से पार्टी में आती है। अब आगे एक और आयुष्मान अपनी और अनाया की एंगेजमेंट से खुश था, लेकिन अपने अतीत के कुछ राज से परेशान भी था। लेकिन इससे अलग अनाया के कमरे में अलग माहौल था।
अनाया एक सिंगल सोफे पर क्वीन की तरह बैठी हुई थी और उसके सामने विवान, आर्यमन, शिवा और माया बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर गंभीर भाव थे। कुछ खबर? वहां की शांति को चीरते हुए अनाया ने पूछा। आज के फंक्शन में कुछ गड़बड़ करने का प्लान है। हमारी नजरें उन पर ही हैं, शिवा बोला। मैंने सारी सिक्योरिटी अच्छे से चेक कर ली है। साथ में भाई ने भी सिक्योरिटीज डबल करवा दी है, आर्यमन बोला। ये आर्यमन उस आर्यमन से बिल्कुल अलग था जो अक्सर मस्ती मजाक किया करता था। इस वक्त वो काफी गंभीर और मैच्योर लग रहा था। मैंने भी सारे कैमरे अच्छे से चेक कर लिए हैं। सब ठीक है और अच्छे से चल रहे हैं, विवान बोला। सबकी नजरें अनाया की तरफ ही थी जो किसी सोच में गुम थी। कुछ देर की शांति के बाद अनाया बोली, क्या वो पार्टी में आ गया? कहते हुए माया की तरफ देखा। माया ने भी उसकी बात समझकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है, अपने काम पर लग जाओ। फिर माया की तरफ देखकर बोली, पार्टी के बाद मुझसे मिलने को बोलो, कहकर अपनी जगह से खड़ी हुई और तैयार होने क्लोजेट में चली गई। अनाया के जाने के बाद सबने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अनाया के रूम से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद अनाया तैयार हो चुकी थी और अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी कि तभी उसका फोन बजा। अनाया ने अपने फोन पर नजर डाली जहां हैप्सम हबी शो हो रहा था विथ 3 हॉट इमोजी। ये देखकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। क्या मेरे फोन में ऐसे अजीब नाम से अपना नंबर सेव करना मिस्टर आयुष्मान आचार्य की स्ट्रांग पर्सनैलिटी को सूट करता है? अपना फोन उठाते हुए अनाया बोली। अजीब? इसमें अजीब क्या है बेबी डॉल? हैंडसम तो मैं हूँ ही, साथ मैं तुम्हारा प्यारा और एकलौता हबी। इसलिए मैंने तुम्हारे फोन में अपना नाम चेंज कर दिया और इसका मेरी पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है, आयुष्मान बोला। लेकिन क्या आपको ऐसे बुलाना मेरी पर्सनैलिटी को सूट करेगा? क्या ये अजीब नहीं है? अनाया बोली। कुछ अजीब नहीं है। तुम्हें पता नहीं सारे लवर्स एक दूसरे को कितने प्यारे प्यारे निकनेम देते हैं और एक तुम हो जो मुझे मिस्टर आचार्य कहकर बुलाती हो। ऐसा लगता है किसी बुए को बुला रही हो। अपने मुंह से तो तुम मुझे स्वीटू, हबी, शोना कहने से रही, इसलिए मैंने अपना नाम तुम्हारे मोबाइल में बदल दिया ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा ये वुड बी हस्बैंड काफी स्वीट और हैंडसम है। अनाया की बात पर आयुष्मान शिकायत करते हुए बोला। आयुष्मान की शिकायत सुनकर अनाया के कोल्ड फेस पर हंसी छा गई। अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए बोली, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई निकनेम नहीं देना चाहती या नहीं दे सकती। बात बस इतनी सी है कि मुझे अब तक ऐसा कोई निकनेम नहीं मिला जो आपकी पर्सनैलिटी के लिए सूटेबल और मेरे बोलने में कंफर्ट हो। हाय आप कहती है तो मान जाते हैं, लेकिन अगर आपके कंफर्ट का नाम नहीं मिला तो मेरे नाम से बुला लेना, लेकिन प्लीज अब ये मिस्टर आचार्य बोलना बंद कर दीजिए। अब तो हम एंगेज्ड भी होने वाले हैं और जल्दी हमारी शादी भी हो जाएगी, आयुष्मान बोला। ओके, अनाया उसकी बात पर अग्री होते हुए बोली। वैसे माय वुड बी वाइफी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं आपके इस लुक को देखकर मेरी धड़कनें ना रुक जाए, आयुष्मान उसे छोड़ते हुए बोला। अनाया ने अपनी आईब्रोज उठाते हुए बोला, आपने अब तक मुझे नहीं देखा फिर भी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। देखने की क्या जरूरत है? मैं अपनी आंखें भी बंद कर लूं तो आपका चेहरा सामने आ जाता है। और मैं जानता हूँ आज आप हमेशा से बहुत अलग लग रही हैं क्योंकि आप मेरी होने जा रही हैं, आयुष्मान उसे छेते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर अनाया के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ गई और उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया। सच में आयुष्मान उसे अपनी बातों से ही शर्माने पर मजबूर कर सकता था। उसकी बातें सुनकर उसके दिल की धड़कनें अक्सर बढ़ जाया करती थी। खुद के इमोशन को कंट्रोल करने के बावजूद भी इसे काबू करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता था। दूसरी तरफ आयुष्मान को भी एहसास हो चुका था कि अनाया उसकी बातों पर ब्लश कर रही है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब वो अनाया को अपने प्यार में रंग देगा। ये सोचकर ही उसके दिल में गुदगुदी सी होने लगी और चेहरे पर प्यारी स्माइल आ गई। उसने ज्यादा ना छेते हुए कहा, इंतजार रहेगा आपका, जल्दी आइएगा, कहते हुए फोन रख दिया और अपने फोन को देखकर मुस्कुराने लगा। आयुष्मान के फोन काटने के बाद अनाया फोन को देखकर मुस्कुराने लगती है। ये पहली बार है कि किसी ने मेरे दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया है।
चाहे कितना भी इग्नोर कर लूं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि आप मेरी जिंदगी में ही नहीं बल्कि दिल में भी जगह बनाते जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि ये फीलिंग क्या है, लेकिन ये तय है कि इस रिश्तों को मम्मी डैडी की वजह से नहीं बल्कि अपने दिल से निभाऊंगी। प्यार भले ना कर सकूं, लेकिन आपके लिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखूंगी, कहते हुए मुस्कुराने लगी। फिर कुछ सोचकर, और आपकी तरफ आने वाली हर मुसीबत के आगे दीवार बनकर खड़ी रहूंगी, कहते हुए उसके चेहरे के भाव काफी कोल्ड थे। और किस वजह से ये सिर्फ अनाया ही जानती थी। अनाया इस बात से अनजान थी कि उसके दिल में भी प्यार पनपने लगा है और वो भी आयुष्मान से मोहब्बत करने लगी है, साथ ही उसके लिए पजेसिव भी होने लगी है। दूसरी तरफ पार्टी में शनाया मेहरा परिवार से अलग हाई सोसाइटीज की कुछ लड़कियों के साथ बैठी थी, जो उसकी चमचागिरी कर रही थी और शनाया इसे एंजॉय कर रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी। कुछ देर पहले दादाजी की वजह से उसका जो मूड खराब हुआ था, उन सबकी बातें सुनकर काफी अच्छा हो गया था। वैसे शनाया, आज तुम काफी हॉट लग रही हो। देख लो, सारे लड़कों की नजरें सिर्फ तुम पर ही है, एक लड़की रीमा बोली। ओह कमोन रीमा, हमारी शनाया पहले से ही हॉट है, आखिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में अपने कदम रखे हैं, देखना जल्दी बॉलीवुड क्वीन का खिताब भी सिर्फ उसका होगा, दूसरी लड़की अनीशा बोली। तुम बिल्कुल सही कह रही हो अनीशा, वो अनन्या किसी भी एंगल से हमारी शनाया की बराबरी नहीं कर सकती। हमारी शनाया हर चीज में उससे बेहतर है, चाहे खूबसूरती हो या खानदान, एजुकेशन हो या एक्टिंग, रीमा बोली। ओह प्लीज, ये सब बेकार की बातें हैं। शनाया को एक बेकार बॉलीवुड क्वीन से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हमारी शनाया उससे बेहतर डिजर्व करती है, तीसरी लड़की श्रुति बोली। बिल्कुल सही कहा तुमने शनाया, बॉलीवुड क्वीन जैसी छोटी सी पोजीशन डिजर्व नहीं करती, वो तो बिचनी स्किन की क्वीन बनना डिजर्व करती है, जिसके कदमों में ऐसी लाखों बॉलीवुड क्वीन पड़ी रहती हैं, चौथी लड़की अनिता ने कहा। तुम सब बेकार की बहस कर रहे हो, एक बार शनाया को देखो, ये हॉट और सेक्सी होने के साथ साथ कितनी सॉफ्ट हार्टेड और काइंड पर्सन है। देखना आयुष्मान आचार्य भी आज शनाया को देखकर कैसे उसका दीवाना बनता है। आखिर शनाया के अलावा कौन है जो उसे डिजर्व करे। मौनी, बाकी सबने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। वही शनाया अपने घमंड और एटीट्यूड के 7वें आसमान पर थी। अनाया की बुराई सुनकर और खुद को उससे लाख गुना बेहतर जानकर उसके ईगो को काफी सेटिस्फैक्शन मिला। अचानक मेहरा हाउस में अनाया की बातें याद करके उसके चेहरे पर नफरत छा गई। तुम चाहे कितनी भी कामयाब, खूबसूरत और अमीर हो जाओ, लेकिन मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगी, और जो भी तुम्हारे पास है मैं वो भी तुमसे छीन लूंगी। एक बार मैं आयुष्मान आचार्य की नजरों में आ जाऊं, फिर तुम्हें अपने कदमों के नीचे इस कदर कुचल दूंगी कि कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाओगी। ऐसी मौत दूंगी कि दोबारा जन्म लेने के नाम से भी कांप जाओगी, शनाया अपने मन में कहने लगी। उसके हर शब्द में उसकी अनाया के प्रति नफरत साफ झलक रही थी, लेकिन अपने नफरत को चेहरे पर लाए बिना एक प्यारी और मासूम स्माइल के साथ खड़ी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये लड़की अपने दिल में कितना जहर, कितनी नफरत पाले बैठी है। दूसरी तरफ एक कोने में जहां थोड़ा अंधेरा था, वहां कोई शख्स खड़ा था जो बेइंतहा नफरत के साथ शनाया को ही घूर रहा था। उसके आसपास का ऑरा काफी खतरनाक और जानलेवा था। बहुत घमंड है ना खुद पर, लेकिन ज्यादा वक्त के लिए नहीं, जल्द ही तुम्हारा ये घमंड टूटेगा और तुम आसमान से जमीन पर गिरोगी। तुम्हें बर्बाद करने की कसम खाई है मैंने, और जल्दी ये कसम भी पूरी होगी और मेरा बदला। अंधेरे में खड़े शख्स ने अपनी नफरत भरी आवाज में खुद से कहा। उसके हर शब्द में उसकी नफरत और बदले की चाहत साफ झलक रही थी। उसका बस चलता तो वो शनाया को कई बार मौत के घाट उतार चुका होता। उसकी नजरें शनाया पर ही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने अपना फोन उठाया और कुछ बात करने के बाद वहां से चला गया। किसी की बेइंतहा नफरत से अनजान शनाया अपने घटिया प्लान्स बनाने में और दुनिया पर राज करने के सपने देखने में बिजी थी। 36 आयुष्मान की एंट्री। अब तक हमने पढ़ा कि आयुष्मान अपनी प्यार भरी बातों से अनाया को छेड़ता है। अब आगे। आचार्य मैंशन में पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। वहां की शानो शौकत देखकर सारे गेस्ट की आंखें चौंधिया गई थी। हर कोई अपने अपने सोच और ख्यालों में गुम था।
तभी एक दमदार आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। हेलो एवरीवन, मैं वीरेन आचार्य आप सबका आज की इस पार्टी में स्वागत करता हूं और मुझे खुशी है कि आप सब अपने बिजी शेड्यूल से अपना कीमती वक्त निकालकर आज इस पार्टी में शामिल हुए। वैसे तो इस पार्टी का मेन मोटिव आप सब जानते ही हैं, लेकिन मुझे ये बात आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज मेरी विरासत मेरा बेटा संभालने वाला है। हर बाप के लिए बहुत खुशी की बात होती है जब उसकी औलाद उससे ज्यादा कामयाब होती है और उसकी हर जिम्मेदारी को उठाने को तैयार होती है, और आज ये खुशी मेरे नसीब में आई है। मुझे अपने दोनों बेटों पर हमेशा से गर्व रहा है, लेकिन आज मेरे गर्व करने की एक और वजह है, लेकिन ये वजह आप सबके लिए सरप्राइज है और यह सरप्राइज आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। लेकिन इस वक्त मैं आप सबके सामने अपने बड़े बेटे को लाना चाहता हूँ, जो जल्द ही मेरी विरासत संभालेगा और आचार्य इंडस्ट्रीज को एक नया आयाम देगा। वैसे मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे बेटे की कामयाबी और उसके मुकाम को आप सभी जानते हैं, जिसने कम उम्र में ही बिजनेस वर्ल्ड में अपने पैर जमाए हैं और दुनिया के कई बड़े शहरों में आचार्य इंडस्ट्रीज की ब्रांचेस खोली हैं। आज उसकी वजह से पूरी दुनिया में आचार्य इंडस्ट्रीज का अलग मुकाम है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको मिलाना चाहता हूँ अपने बड़े बेटे से, जो अब से आचार्य इंडस्ट्रीज का नया सीईओ बनने वाला है, साथ में माफिया वर्ल्ड का नया किंग। सो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरे बड़े बेटे आयुष्मान आचार्य का। कहते हुए वीरेन जी ने एक तरफ इशारा किया जहां स्पॉटलाइट में एक शख्स नजर आ रहा था। सबकी नजरें उस स्पॉटलाइट पर थी जो उस शख्स पर पैरों से होते हुए चेहरे पर पड़ रही थी। व्हाइट कलर के ट्रैकसूट पहने, हाथ में एक्सपेंसिव घड़ी और जेल से सेट बाल, आयुष्मान एकदम किलर लुक में स्पॉटलाइट के अंदर चलकर पार्टी हॉल में आ रहा था। वही सब गेस्ट की नजरें उसी पर ठहरी हुई थी, खासकर लड़कियों की जो आयुष्मान को पहली बार अपने सामने देखकर उसके लुक में खो चुकी थी। उनकी नजरों में लस्ट साफ नजर आ रहा था। अगर उनका बस चलता तो सब एक साथ आयुष्मान पर टूट पड़ती, लेकिन वो भी जानती थी कि आयुष्मान आचार्य उनकी औकात से बाहर है, वो सब उसके आसपास भी नहीं है। वही दूसरी तरफ पार्टी में आए लड़कों की नज़र भी आयुष्मान पर ही थी, लेकिन वो अपनी जलन भरी नज़रों से उसे घूर रहे थे। कुछ देर पहले सारी लड़कियों की नज़रें उन सब पर थी क्योंकि वो भी काफ़ी हैंडसम लग रहे थे, लेकिन आयुष्मान के आने के बाद सबकी नज़रें उसी पर चली गई। वही एक नज़र काफ़ी लस्टफुली आयुष्मान को देख रही थी और उसे देखने के बाद वो हर कीमत पर आयुष्मान को हासिल करना चाहती थी। वो कोई और नहीं बल्कि शनाया ही थी। वो पहले से ही स्टेट्स और पावर के खातिर आयुष्मान आचार्य को पाना चाहती थी, लेकिन आज उसे अपने सामने देखकर और उसके किलर लुक को देखकर उसकी दीवानी हो चुकी थी। अब वो हर कीमत पर आयुष्मान को हासिल करना चाहती थी, लेकिन इस बात से अनजान कि उसकी हर हरकत और उसके चेहरे पर पड़ने वाले भावों पर किसी की नज़रें टिकी हुई हैं, जो उसके लिए अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। वही सबकी नज़रों को खुद पर फिल करके भी आयुष्मान ने सबको इग्नोर किया और स्टेज पर अपने डैड के पास चला गया। ये पहली बार नहीं था कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना था, लेकिन उनमें से कोई भी इस लायक नहीं था जो उसकी नज़रें खुद पर कर सके। उसकी नज़रें सिर्फ एक ही शख्स पर टिकती थी, लेकिन वो इस वक्त पार्टी में मौजूद नहीं थी और ये लोग बस एक भीड़ का हिस्सा था जिसे मिलने में आयुष्मान को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने डैड के साथ स्टेज पर खड़ा एक नज़र पार्टी हॉल पर डालता है, फिर अपना चेहरा अपने डैड की तरफ कर लेता है जो बड़े ही प्राउड के साथ उसे देख रहे थे। दोनों बाप बेटों के बीच हमेशा बेहतर होने की एक दीवार खड़ी रहती थी, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार बहुत था। आयुष्मान अपने डैड से प्यार बहुत करता था, साथ ही उनकी रिस्पेक्ट भी करता था। वही वीरेन को भी अपने बेटे और उसकी काबिलियत पर नाज था, लेकिन दोनों अपने इमोशन उस दीवार की आड़ में छिपाए रखते थे। लेकिन आज उस दीवार को तोड़कर वीरेन पूरे गर्व के साथ आयुष्मान को देख रहा था और उसकी दुनिया से पहचान करवा रहा था। अपने डैड के चेहरे पर खुद के लिए प्राउड देखकर आयुष्मान भी मुस्कुरा उठा, लेकिन इस बात से अनजान कि उसकी इस मुस्कुराहट ने पार्टी में आई लड़कियों को घायल कर दिया है। सबकी नज़रें उस पर थी, वही वो सबको इग्नोर करके अपने डैड के साथ उनके करीबी रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर से मिल रहा था जो अब उसके साथ बिजनेस करने वाले थे। उसके प्रेजेंस में एक अलग एटीट्यूड था जिसे हर कोई महसूस कर रहा था।
वहीं दूसरी तरफ पार्टी में मौजूद लड़कियां उसे ही देख रही थी, क्योंकि उसके पास जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन इन सबसे अलग शनाया आयुष्मान के करीब जाने का मौका देख रही थी ताकि उसे खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सके। वहीं एक तरफ आर्यमन, निशांत और विवान खड़े सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक तरफ विवान के चेहरे पर गुस्से के भाव थे, क्योंकि उसने अनाया के लाइफ पार्टनर के तौर पर आयुष्मान को एक्सेप्ट कर लिया था और अब आयुष्मान पर पूरा हक सिर्फ अनाया का था। लेकिन पार्टी में मौजूद लड़कियों की नज़रें केवल आयुष्मान पर ही थी, जिसे देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वहीं आर्यमन और निशांत के चेहरे पर जलन के भाव थे, क्योंकि वो दोनों भी आज काफी हैंडसम लग रहे थे। पार्टी में मौजूद लड़कियां बार बार उन्हें ही देख रही थी और बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दोनों उन्हें इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन आयुष्मान के आने के बाद सब बदल गया और सारी लाइमलाइट उसकी तरफ चली गई। जो लड़कियां बार बार उनके पास आकर बात करने की कोशिश कर रही थी, अब एक नज़र उन्हें देख तक नहीं रही हैं। इस बात पर दोनों चीड़े हुए थे और जलन भरी नज़रों से आयुष्मान को घूर रहे थे, जो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। निशु भाई, देख रहे हो भाई को कैसे बंठन के पार्टी में आए हैं और सबका अटेंशन ले रहे हैं। आर्यमन अपनी जलमुरी नज़रों से आयुष्मान को देखते हुए निशांत से बोला। आर्य, शायद तू भूल गया कि आज की पार्टी और आज का फंक्शन तेरे भाई के लिए ही है, इसलिए उसका ऐसे रेडी होना नॉर्मल है। आर्यमन की बात सुनकर उसे अजीब तरह से देखते हुए निशांत बोला। भाई, मुझे अच्छे से पता है कि आज भाई का दिन है तो उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना नॉर्मल है, लेकिन क्या आप भूल गए कि आज उनकी एंगेजमेंट भी है लिटिल फैफी के साथ। वो ऑफिशियली लिटिल फेरी के हो जाएंगे, तो उनको ऐसे डैशिंग बनने की क्या जरूरत थी जिससे पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों का ध्यान उन पर चला गया, जबकि उनको तो दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी लाइफ पार्टनर मिलने वाली है। आर्यमन बोल। बात तो तेरी बिल्कुल सही है आर्य, यूं तो हमेशा लड़कियों से दूर भागता रहता है, जैसे उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर भी ऐसे सच सवर के घूम रहा है कि सारी लड़कियां उसके तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, जबकि आज वो किसी के लिए कमिटेड होने वाला है। ये तो गलत बात है, निशांत बोला। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, भाई पहले ही बहुत हैंडसम है, ऐसे में ऐसे ड्रेसअप करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। वो नॉर्मल लुक में भी अच्छे ही लगते, और अगर सजने संवरने का शौक है तो लिटिल फेरी के सामने करे, ऐसे पार्टी में शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत थी। आर्यमन बोला। बिल्कुल सही कहा तूने, इसका हर बार का है, ऐसे रेडी होकर पार्टी में आ जाता है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है और हम लोगों को पीछे छोड़ देता है। देखा नहीं कैसे ये लड़कियां कुछ देर पहले हमारे अटेंशन के लिए और हमसे बात करने के लिए हमारे आगे पीछे घूम रही थी, और अब देखो हमें एक नज़र तक नहीं देख रही। निशांत बोला। सही कहा आपने भाई, इसी वजह से तो अब तक हम दोनों सिंगल बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं, जल्दी भाई की किस्मत बदलने वाली है। लिटिल फेरी के साथ एंगेजमेंट होने दो, फिर भाई कभी किसी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपनी हर चीज को लेकर काफी पजेसिव हैं। कहते हुए आर्यमन के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वही निशांत को भी उसकी बात समझ आ गई और वो भी मुस्कुराने लगा। लेकिन अगर ये इंसान ऐसे ही दूसरी लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा तो दीदू की कसम मैं कभी इनकी शादी नहीं होने दूंगा और ना ही इस शख्स को उनके आसपास फटकने दूंगा। आर्यमन और निशांत की बात खत्म होते ही वहां पर एक खतरनाक और गुस्से से भरी आवाज गूंजी। दोनों ने आवाज की तरफ देखा। विवान अपने चेहरे पर गुस्से के खतरनाक भाव लिए वहां खड़ा था और उसके आसपास का एटमॉस्फेयर भी काफी खतरनाक हो गया था। दरअसल जलन में अंधे निशांत और आर्यमन ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उनके पास अनाया का कट्टर फैन खड़ा हुआ था, जिसकी नज़र में अनाया सबसे बेस्ट थी और हर बेस्ट चीज़ डिजर्व करती थी। तो लाइफ पार्टनर भी सबसे बेस्ट होना चाहिए, जिसकी लाइफ में सिर्फ अनाया ही इम्पोर्टेंट हो और कोई लड़की उसके आसपास भी मौजूद ना हो। पहले ही लड़कियों का आयुष्मान को घुना उसे गुस्सा दिला रहा था कि जिस पर उसकी दीदों का हक है कोई और उसे कैसे देख सकता है। ऊपर से आर्यमन और निशांत की बातचीत ने उसके गुस्से की आग में घी डालने का काम किया।
उसे लगने लगा कि आयुष्मान एक वुमेनाइजर टाइप का इंसान है जिसे हर लड़की का अटेंशन खुद पर चाहिए। 37 विवान का गुस्सा। निशांत का उसे समझाना। अब तक हमने पढ़ा कि पार्टी में आयुष्मान को आचार्य इंडस्ट्रीज का सीईओ बनाए जाने की अनाउंसमेंट होती है। अब आगे। आर्यमन और निशांत अपनी बातों में बिजी थे, इस बात से अनजान कि उनकी बातें विवान के गुस्से को हवा देने का काम कर रही हैं। जब दोनों ने विवान की बात सुनी और उसके गुस्से को महसूस किया तो समझ गए कि उसे उनकी बातों से कोई गलतफहमी हो गई है। आर्यमन ने तो इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन निशांत के चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसे पता था कि उसका दोस्त अनाया के लिए किस हद तक पागल है। आखिर वो उसके पिछले जन्म की मोहब्बत थी। अगर किसी गलतफहमी के चलते विवान ने कुछ गलत कर दिया या कह दिया जिससे उसके और अनाया के रिश्ते में प्रॉब्लम हुई तो तूफान आ जाएगा। उसका पागल दोस्त कहर बनकर टूटेगा, सिर्फ विवान पर नहीं बल्कि उन दोनों पर भी। अब उसे मन ही मन अफसोस हो रहा था कि क्यों आसपास देखे बिना उसने आर्यमन की बातों में हाँ मिलाया और आयुष्मान की बुराई की। वीवू, तुम भी ना क्या बकवास कर रहे हो। मेरा दोस्त लाखों में एक है, इसलिए ये लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, वरना तुम पता नहीं उसे तो एलर्जी है लड़कियों से। उनसे ऐसे दूर भागता है जैसे कोई छूत की बीमारी हो। निशांत ने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की स्माइल चिपकाते हुए कहा। मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन बच्चा नहीं जिसे आप लॉलीपॉप देकर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई अपनी आंखों से देख सकता हूँ, मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। विवान बोला, मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अपनी गलतफहमी में तुम कोई गलत डिसीजन ना लो। निशांत समझाते हुए बोला। निशु भाई, आप इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? हमने कुछ गलत थोड़े कहा है। आर्यमन बीच में टपकते हुए बोला। तुम जरा चुप रहोगे थोड़ी देर? निशांत ने फ्रस्ट्रेशन में कहा। हाउ रूड, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं अभी जाकर जेनिफर आंटी से आपकी कंप्लेन करता हूँ। कहते हुए आर्यमन अपना पैर पटकते हुए वहां से चला गया। उसके जाने को इग्नोर करते हुए निशांत विवान को समझाते हुए बोला। विवान, मैं जानता हूँ तुम अनाया के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो और हर हाल में उसे खुश देखना चाहते हो, इसलिए अभी हमारी बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है। और सच कहूँ तो तुम्हारा गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक नज़र से तुम आयु को जज मत करो। मैंने और आर्य ने अभी जो कुछ भी कहा उसके अलग रीजन है। हम बस अपनी जेलेसी की वजह से ऐसा कह गए, बल्कि सच्चाई यही है कि अनाया आयु की लाइफ में आने वाली पहली लड़की है और आखिरी भी वही होगी। लड़कियों से दूर भागने वाले अपने दोस्त को पहली बार किसी लड़की के करीब जाते और उसकी केयर करते देखा है मैंने, और वो लड़की अनाया है। वो उसके साथ खुश रहता है और शायद उसे पसंद भी करता है, वरना मैं जानता हूँ अपने दोस्त को कोई भी उससे जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करवा सकता। निशांत की बातें सुनकर विवान का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया था, लेकिन अभी भी वो आयुष्मान से नाराज था। बाकी चीजें मैं समझ गया भाई, लेकिन क्या लड़कियों को जानबूझकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना गलत नहीं है, जबकि उनको दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़की मिलने वाली है लाइफ पार्टनर के रूप में? विवान थोड़ी नाराजगी से बोला। गलत है, बिल्कुल गलत है। जानबूझकर लोगों को अट्रैक्ट करना गलत है और इस चीज को तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ बात आयु की हो रही है और आयु का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। सालों से घर परिवार से दूर रहकर भी उसका कैरेक्टर बिल्कुल साफ है। उसने गलती से भी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, अट्रैक्ट करना तो दूर की बात है। मैं जानता हूँ इन लड़कियों का आयु को देखकर जैसा रिएक्शन था उससे तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक बार तुम्हें आयु का भी रिएक्शन देखना चाहिए था। आयु के लिए ये सब बस एक भीड़ का हिस्सा है जिसे उसने देखना भी जरूरी नहीं समझा, और ये सारी लड़कियां भी बस उसके फेशियल फीचर्स और पावर की वजह से ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। लेकिन कोई चिंता नहीं, आज के बाद इन्हें ये मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आयु की लाइफ में अनाया की एंट्री होने वाली है और अनाया की काबिलियत को तुम मुझसे बेहतर जानते हो। कहते हुए निशांत ने उसकी पीठ थपथपाई। वही निशांत की बातें सुनकर विवान का गुस्सा शांत हो चुका था। उसने आयुष्मान की तरफ देखा जो लगभग लोगों की भीड़ से घिरा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें बस अपने फोन पर थी। कौन उसे किस नज़र से देख रहा है इस बात से उसे कोई मतलब नहीं था। उसका ध्यान बस अपने फोन पर ही था।
कोई कुछ कहता तो भी बस अपना सिर हिला देता, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहता। कितनी लड़कियां उनके आसपास जाने की कोशिश कर रही थी, उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने एक बार भी अपनी नज़रें उठाकर उन्हें नहीं देखा। वही उसके इस एक्शन से विवान काफी हद तक सेटिस्फाइड हो चुका था और उसका गुस्सा भी बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब जब उसने ठंडे दिमाग से सब देखा तो उसे समझ आया वो बेकार में टेंशन ले रहा था। आयुष्मान उसके होने वाले जीजाजी थे। वो एक सक्सेसफुल पर्सन भी थे जिसके पीछे लोगों की लाइन होना नॉर्मल था, खासकर लड़कियों की। उसकी दीदों की भी तो कितनी फैन फॉलोइंग्स थी, जो ऐसे ही उसकी दीदों के करीब आने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन अनाया सबसे एक प्रॉपर डिस्टेंस रखती थी। कामयाब लोगों के पीछे भीड़ होना नॉर्मल है। उसकी दी और जीजू दोनों ही काफी बड़े सोशलाइट्स थे। लोगों के दिल में उनकी अलग छवि थी। कई लोग उन्हें एडमायर करते थे तो कुछ लोग उनसे जलते थे, कुछ तो नफरत भी करते हैं, लेकिन हर कोई उनके बराबर नहीं पहुंच सकता। उसने सच में कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट कर दिया। उसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए पार्टी एंजॉय करने लगा। अब वो बेकार चीजें नहीं सोचना चाहता था, इसलिए उसे इग्नोर किया। वही विवान के एक्सप्रेशन देखकर और सब कुछ इग्नोर करते हुए पार्टी देख निशांत को राहत मिली। अब विवान शांत था, लेकिन मन ही मन उसने कसम खाए विवान के आगे वो कभी भी गलती से भी आयुष्मान की बुराई नहीं करेगा। उसने भी खुद को रिलैक्स किया और पार्टी एंजॉय करने लगा। दूसरी तरफ शनाया आयुष्मान की तरफ अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रही थी कि तभी पल्लवी जी उसके पास आई। शानू, क्या हुआ बच्चा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? पल्लवी जी बोली। कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। फिर कुछ सोचकर, मम्मा अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप देगी? शनाया थोड़ा नर्वस होने का नाटक रहते हुए बोली। क्या बात है बच्चा, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? भला आपको कुछ मांगने की जरूरत कब पड़ गई? एक बार कह दीजिए और समझिए वो चीज आपकी। पल्लवी जी बोली। वो मम्मा, मुझे लगता है कि मैं आई लाइक समवन। नो एक्चुअली आई लव हिम। कहते हुए शनाया नर्वसनेस से अपनी माँ को देखने लगी। वही पल्लवी जी शनाया की बात सुनकर खुश और शॉक्ड हो गई। उन्होंने शनाया को देखकर कहा, रियली? ओ शनाया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। फाइनली कोई ऐसा है जिसे मेरी बेटी पसंद करती है। मैं ये जानने को बहुत क्यूरियस हूँ कि आखिर कौन है वो लकी पर्सन जिसने मेरी बेटी का दिल चुराया है। पल्लवी की बात सुनकर शनाया ने अपने दिल में एक डेविल स्माइल दी, लेकिन अपने चेहरे पर एक प्यारी स्माइल सजाए थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मा वो लकी पर्सन है आयुष्मान आचार्य। कहते हुए शर्माने का नाटक करने लगी। वही उसकी बात सुनकर पल्लवी जी शॉक्ड हो गई, क्योंकि शनाया जिसकी चाहत कर रही थी वो उनकी औकात के भी बाहर था, लेकिन शनाया उससे प्यार करती थी और वो अपनी बेटी की फीलिंग्स को इग्नोर भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शनाया को वो भी नहीं दे सकती थी जो वो मांग रही थी, क्योंकि आयुष्मान आचार्य कोई चीज नहीं बल्कि उसको देखना भी उसकी औकात से बाहर था। शानू बच्चा, मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है और कोई भी लड़का उसे नापसंद नहीं कर सकता। कितने ही अमीर परिवार तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी शनाया सबसे बेस्ट डिजर्व करती है। ये सोचकर मैंने उन सबको इग्नोर किया, लेकिन तुम्हारे मन में आयुष्मान आचार्य के लिए जो फीलिंग्स है उसे निकाल दो। वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। पल्लवी जी उसे समझाते हुए बोली। शनाया, जो पल्लवी जी को अपनी बातों में फंसाकर अपनी शादी की बात आयुष्मान से करवाना चाहती थी, उसकी बात सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसे पल्लवी जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की आयुष्मान उसका नहीं हो सकता, जबकि आयुष्मान केवल उसका हो सकता है और किसी का भी नहीं। लेकिन अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर थोड़ा मायूसी से बोली, लेकिन क्यों मम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आयुष्मान मेरा कभी नहीं हो सकता? आप तो हमेशा कहती हैं ना कि मैं सबसे बेस्ट डिजर्व करती हूँ, तो आयुष्मान क्यों नहीं? लाइफ पार्टनर के तौर पर वो तो सबसे बेस्ट है। अपनी बेटी की बात सुनकर पल्लवी जी थोड़ी उदास हो गई। हाँ, ये सच था कि उन्होंने हमेशा शनाया को हर बेस्ट चीज दी थी और हमेशा उसे स्पेशल फील करवाते हुए कहा कि वो हर बेस्ट चीज डिजर्व करती है, लेकिन आज उसकी चाहत वो थी जिसको देखना भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। आज की पार्टी का इनविटेशन भी उन्हें सिर्फ दादाजी की वजह से मिला था।
वरना आचार्य मेंशन की पार्टी अटेंड करना तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। बच्चा, आपकी बात सही है, आप हर बेस्ट चीज डिजर्व करती हैं, लेकिन आयुष्मान आचार्य कोई चीज नहीं है जो आपने मांगी और हमने दे दी। वो शख्स जहाँ है वहाँ तो हम कभी पहुँचने का सोच भी नहीं सकते, वो हमारी पहुँच से बहुत दूर हैं। 38 सगाई की अनाउंसमेंट। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे शनाया पल्लवी जी को अपनी आयुष्मान को लेकर फीलिंग्स के बारे में बताती हैं। अब आगे। शनाया पल्लवी जी की बात सुनकर मन ही मन गुस्से से आग बबूला हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी माँ सच बोल रही है। आचार्य परिवार और मेहरा परिवार के बीच के स्टेटस डिफरेंस को वो भी अच्छे से जानती थी, लेकिन अब आयुष्मान ना सिर्फ उसकी चाहत बल्कि जिद भी बन चुका था। पहले उसे सिर्फ उसके पावर और स्टेटस से मतलब था, लेकिन उसे देखने के बाद उसकी दीवानी हो चुकी थी। उसे हर कीमत पर आयुष्मान चाहिए था। वो आयुष्मान को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी, लेकिन ऐसे ही वो हार नहीं मार सकती थी। उसने अपने चेहरे पर मायूसी लाते हुए कहा, मॉम आप ऐसे क्यों कह रही हैं? माना हमारे बीच स्टेटस का डिफरेंस बहुत है, लेकिन फिर भी आज हम उनकी पार्टी में मौजूद हैं। और आप तो जानते ही हो कि पहली बार मुझे कोई पसंद आया है, मैं कभी उसके अलावा किसी को प्यार नहीं कर पाई, कहकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर रोने का नाटक करने लगी। वही पल्लवी जी अपनी बेटी को ऐसे रोते देख उनका दिल टूट रहा था। अपनी जान से प्यारी बेटी को ऐसे रोते देख उन्हें बहुत हर्ट हो रहा था। उन्होंने जल्दी से शनाया को गले लगाया और बोली, शानू ऐसे रोते नहीं बच्चा, मम्मा आपको ऐसे रोते नहीं देख सकती, लेकिन मेरी बात समझो बच्चा, आप तो जानते ही हो आचार्य परिवार की पार्टी में आना हम सबके लिए एक सपने से कम नहीं है। हमें तो ये इनविटेशन भी सिर्फ आपके दादाजी की वजह से मिला है। हम कैसे आपकी शादी की बात आयुष्मान आचार्य से कर सकते हैं? वही शनाया पल्लवी जी के गले लगकर रोने का नाटक कर रही थी। वो उनसे अलग होकर बोली, तो दादाजी से कहकर मेरे रिश्ते की बात चलाइए ना। वैसे भी वो ओल्ड मिसेज आचार्य से कितने अच्छे से बात कर रहे थे, जैसे वो आचार्य परिवार के करीब हो। अगर वो मेरे रिश्ते की बात करेंगे तो जरूर वो सब भी मान जाएंगे। लेकिन कुछ सोचकर थोड़ा उदास होते बोली, लेकिन दादाजी तो मुझे पसंद ही नहीं करते, वो तो सिर्फ अनाया को पसंद करते हैं। क्या हो अगर उन्होंने अनाया के रिश्ते की बात चला दी? पल्लवी जी जो शनाया की पहले की बात सुनकर खुश हो गई थी, उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी कि अब वो शनाया की शादी आयुष्मान से करवा सकती हैं, लेकिन उसकी आखिरी बात सुनकर उनका चेहरा काला पड़ गया। शनाया ने जो कहा वो सच था। दादाजी सच में अनाया को कितना प्यार करते हैं ये किसी से नहीं छिपा था। अगर सच में उन्होंने अनाया और आयुष्मान की शादी की बात चला दी तो उनकी शनाया का दिल टूट जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती। आयुष्मान पर शनाया का हक है, वो प्यार करती है उससे। वो शनाया का हक अनाया को कभी नहीं मिलने देगी। तुम परेशान मत हो, आयुष्मान सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। इस बार पापाजी तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। मैं बात करूंगी उनसे तुम्हारे रिश्ते की और उनको बात माननी पड़ेगी। तुम निराश मत हो और बस तैयार हो जाओ मिसेज आयुष्मान आचार्य बनने के लिए, पल्लवी जी शनाया से बोली। सच? ओह मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, आप सबसे अच्छी हैं। थैंक यू सो मच, कहते हुए पल्लवी को हग कर लिया। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी, जैसे उसने जो चाहा वो पा लिया। वो जानती थी अब इस रिश्ते को लिए सबको मनाने के लिए उसकी माँ हर किसी को मजबूर कर देगी, खासकर उस बुढ़े को। वही शनाया को इतना खुश देखकर पल्लवी जी भी बहुत खुश हो गई। अब अपनी बेटी को उसकी खुशी देने के लिए उन्हें जो करना पड़े वो जरूर करेगी। वही शनाया के इरादों से अनजान आयुष्मान पार्टी में बोर हो रहा था। कई लोग उससे मिलने और बात करने के लिए उसके आसपास ही मंडरा रहे थे। वो उन सबके इरादों से बिल्कुल भी अनजान नहीं था, लेकिन अब उसे को इन सब से चीड़ हो रही थी। वो पार्टी से जाना चाहता था लेकिन नहीं जा सकता था, क्योंकि ये पार्टी उसी के लिए रखी गई थी। उसे तो इंतजार था अपनी बेबी डॉल का, जो अभी पार्टी में मौजूद नहीं थी। लेकिन वो बस इसी वजह से पार्टी में रुका हुआ था कि आज अनाया से उसकी सगाई होने वाली है। उसे किसी चीज से मतलब नहीं था। अगर उसे मतलब था तो सिर्फ अनाया का, जो एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट से पहले पार्टी में नहीं आने वाली थी। उसकी क्वीन की एंट्री ग्रैंड होने वाली थी। वो जल्द से जल्द एंगेजमेंट अनाउंसमेंट का वेट कर रहा था।
तभी एक बार फिर उस माहौल में वीरेन की आवाज गूंजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने कहा था कि इस पार्टी में एक सरप्राइज भी है जो कुछ ही देर में बताया जाएगा, तो तैयार हो जाइए उस सरप्राइज के लिए। लेकिन उस सरप्राइज से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा। आज अपने बेटे को अपनी पोजीशन, अपनी जिम्मेदारी देके मुझे जितनी खुशी हुई है उससे की ज़्यादा खुशी मुझे इस सरप्राइज को लेकर है। सच कहूँ तो इस पार्टी की असली वजह ही ये सरप्राइज है। वीरेन जी की बातें सुनकर सभी गेस्ट कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आया आखिर ऐसा कौन सा सरप्राइज है जिसके लिए वीरेन आचार्य इतने खुश और एक्साइटेड हैं। सभी लोग अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। तभी दोबारा वीरेन जी की आवाज उनके कानों में पड़ी। मैं जानता हूँ आप सब लोग बहुत कंफ्यूज हैं और सरप्राइज जानने को एक्साइटेड भी हैं, इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपके सामने आज से अनाउंसमेंट करता हूँ कि आज की ये पार्टी ना सिर्फ मेरे बेटे की वेलकम पार्टी या उसके मेरे पोजीशन को संभालने की पार्टी नहीं है, बल्कि आज की पार्टी मेरे बेटे की एंगेजमेंट पार्टी भी है। जी हाँ, सही सुना आपने, आज मेरे बेटे आयुष्मान आचार्य की सगाई होने जा रही है। वीरेन जी की इस बात ने सबके होश उड़ा दिए, जिससे माहौल बिल्कुल शांत हो गया। हर कोई हैरानी से वीरेन जी की तरफ देख रहा था। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि अभी अभी आयुष्मान आचार्य की सगाई की अनाउंसमेंट हुई है। कितने ही बिजनेसमैन और बिग शॉट्स अपनी अपनी बेटियों के साथ वहां आए थे ताकि उन्हें आयुष्मान से मिलवा सके, लेकिन इस अनाउंसमेंट से उनके सिर पर बम ही गिर गया था। कितनी ही लड़कियां बन सवर के पार्टी में आई थी ताकि आयुष्मान आचार्य से मिल सके, उनके करीब जा सके। इसके लिए उन्होंने लगभग पूरा दिन पार्लर में बिताया था, लेकिन आयुष्मान ने तो उनकी तरफ एक नज़र देखा तक नहीं, और अब ये सगाई की अनाउंसमेंट ने उन सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। दूसरी तरफ शनाया के ऊपर तो बिजली ही गिर गई। कहा जिस पार्टी में आयुष्मान को अपना बनाने के ख्वाब सजाए थे उसी पार्टी में वो किसी और का होने जा रहा था। ये सोचकर उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आयुष्मान को वो किसी और का होने नहीं देगी, हर कीमत पर उसे हासिल करके रहेगी। हर कोई अपने ख्यालों में गुम था, तभी वीरेन आचार्य की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। वैसे तो अपने बेटे की सगाई में हर बाप इस बात से बहुत खुश होता है, लेकिन मेरी खुशी की वजह सिर्फ मेरे बेटे की सगाई नहीं बल्कि वो है जिसके साथ उसकी सगाई होने जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, मेरी खुशी की वजह है मेरी बहू जिसे मैंने चुना है। वो आई तो थी बेटी बनकर जिसने हमारे वीरान घर में खुशियां बिखेर दी। आज वो बहू बनकर ना सिर्फ हमारे परिवार को बल्कि मेरे बेटे को भी पूरा करने जा रही है। मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए एक नायाब हीरा चुना है। और मुझे ये कहते हुए भी कोई शर्म नहीं होगी कि मुझे अपने बेटे से ज़्यादा अपनी होने वाली बहू पर गर्व है। वीरेन जी की बातें वहां मौजूद गेस्ट के लिए किसी शौक से कम नहीं थी। वहां मौजूद मेहमानों में आयुष्मान आचार्य की काबिलियत से शायद ही कोई अनजान था। उसमें वो हर चीज़ थी जिससे हर बाप अपने बेटे पर गर्व करे, लेकिन वीरेन आचार्य का ये कहना कि उन्हें अपने बेटे से ज़्यादा बहू पर गर्व है हैरानी कर देने वाला। हर कोई हैरान के साथ क्यूरियस भी था कि आखिर कौन है वो लड़की जिसकी अहमियत वीरेन आचार्य की नज़र में अपने बेटे से ज़्यादा थी। वही लड़कियां तो जलन में मरी जा रही थी उस लड़की की तारीफ सुनकर जिसकी तारीफ खुद वीरेन आचार्य कर रहे थे। शनाया के दिल में तो अलग ही चिंगारी जल रही थी। वीरेन आचार्य के मुंह से निकला हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। जो शब्द उसके लिए होने चाहिए थे वो किसी और के लिए सुनकर उसका दिल कर रहा था कि वो स्टेज पर जाकर वीरेन को जान से मार डाले, साथ ही उस लड़की को भी जो उसके और आयुष्मान के बीच में आ रही है। उस अनजान लड़की के लिए शनाया के दिल में नफरत पनप चुकी थी। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके अलावा किसी और का नाम आयुष्मान के साथ जुड़े। अनाया के बाद अगर उसे किसी से नफरत हो रही थी तो वो लड़की थी जो उसके आयुष्मान को उससे छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। सो अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सभी के सामने अपनी होने वाली बहू को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आयुष्मान स्टेज पर आए। आयुष्मान जो चेहरे पर अपनी एंगेजमेंट अनाउंसमेंट सुनने के बाद से ही एक बड़ी और प्यारी स्माइल लिए अपने डैड की बातें सुन रहा था और मन ही मन अपनी जान पर प्राउड किए जा रहा था।
वीरेन जी के बुलाते ही बिना एक पल गवाए स्टेज पर चला गया। वही उसकी एक्साइटमेंट देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। विवान भी उसका उतावलापन देखकर मुस्कुरा उठा। उसके चेहरे की स्माइल उसे और भी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव बना रही थी, जिसे देखकर वहां मौजूद सारी लड़कियां अपने आसपास का सब कुछ भूलकर उसमें खो चुकी थी। वो ये तक भूल गई थी कि जिसे वो इतनी शिद्दत से घूर रही है, कुछ ही समय में उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। 39 अनाया की एंट्री। शनाया की नफरत। अब तक हमने पढ़ा कि वीरेन जी आयुष्मान के एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करते हैं। अब आगे। अब मैं आप सबको उससे मिलवाने वाला हूँ जो जल्द ही मेरे बेटे की लाइफ पार्टनर बनने वाली है और हमारे घर की बहू। तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरी होने वाली बहू का। कहते हुए वीरेन जी बहुत खुश हो रहे थे। तभी पूरे हॉल की लाइट्स डिम पड़ गई और एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर पड़ी, जहां से एक खूबसूरत फिगर स्टाइल से नीचे उतर रहा था। सबकी नजरें उस फिगर पर ही थी जो धीरे धीरे आगे आ रही थी। स्पॉटलाइट धीरे धीरे उसके चेहरे पर पड़ी, जिसे देखकर हर किसी की नजरें थम गई। दुल्हन की एंट्री में अनाया को देखकर हर किसी की आंखें शौक से बड़ी हो गई। वैसे तो उसकी कई पहचान थी, लेकिन एक्ट्रेस अनन्या के तौर पर हर कोई उसे जानता था और एडमायर करता था, क्योंकि चाहे ब्यूटी हो या टैलेंट, दोनों में ही वो सबके टक्कर की थी और उसके आसपास का ऑरा भी उसे सबसे अलग बना देता था। व्हाइट कलर के प्रिंसेस गाउन पहने, चेहरे पर लाइट मेकअप, कानों में डायमंड इरिगेशन और हाथ में डायमंड ब्रेसलेट पहने और बालों का बन बनाए अनाया इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जैसे कोई अप्सरा। आयुष्मान, जो कब से अनाया के इंतजार में पलकें बिछाए बैठा था, उसे देखकर अपने जगह पर ही जम गया। अनाया खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन आज के उसके इस लुक ने आयुष्मान की धड़कनों को थाम लिया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब अनाया को देखते हुए उसके हाथ अपने आप दिल पर चले गए। वो तो अनाया में पूरी तरह खो चुका था। निशांत, जो खुद अनाया की खूबसूरती को एडमायर कर रहा था, उसने जब आयुष्मान को ऐसे मूर्ति बने देखा तो अफसोस से अपना सिर हिला दिया और आयुष्मान के पास जाकर उसे होश में लाया। आयु, क्या कर रहा है? होश में आ। वो तेरी ही है, बाद में आराम से उसे निहारते रहना। अभी जाकर अनाया को लेकर आ, सबकी नजरें तुझ पर ही हैं। कहते हुए निशांत ने उसे हिलाया। निशांत की बात सुनकर आयुष्मान भी थोड़ा होश में आया और चेहरे पर स्माइल लिए अनाया की तरफ आगे बढ़ा। अनाया ने लास्ट सीढ़ी पर अपना कदम रखा ही था कि एक हाथ उसके आगे आया। उसने हाथ के मालिक को देखा तो सामने आयुष्मान चेहरे पर स्माइल लिए खड़ा था। उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी कि अनाया भी एक पल को उसमें खो गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए उसने आयुष्मान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसके हाथ को अपने हाथ में महसूस करते ही आयुष्मान की स्माइल और बड़ी हो गई। उसने अपने हाथ पर पकड़ कस दी, जैसे कह रहा हो कि कभी ये हाथ नहीं छोड़ेगा। वही अनाया भी उसकी इस हरकत को देखकर मुस्कुरा उठी। दोनों हाथ पकड़े स्टेज की तरफ आ गए, जिसे देखकर बाकी सब मुस्कुरा उठे। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। वही सारे गेस्ट भी उन्हें अनजाने में ही एक साथ एडमायर करने लगे। उनके दिल में दोनों को देखकर सिर्फ एक ही लाइन गूंज रही थी, मेड फॉर ईच अदर। ना चाहते हुए भी उन्हें मानना पड़ा कि आयुष्मान और अनाया दोनों ही एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। वही लड़कियां अनाया की किस्मत के साथ साथ उसकी खूबसूरती से भी जल रही थी। लेकिन कोई और भी था जो शॉक्ड होकर स्टेज पर मौजूद कपल को देख रहा था। ये कोई और नहीं शनाया थी, जो पहले ही आयुष्मान की सगाई की खबर से बौखलाई हुई थी, लेकिन अब अनाया को आयुष्मान के साथ देखकर शॉक्ड हो चुकी थी, लेकिन जल्दी ही शॉक से बाहर आ गई। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आयुष्मान की सगाई अनाया से कैसे हो सकती है? आखिर है क्या उसके पास एक खूबसूरत चेहरे के अलावा? तो वो मेरी जगह कैसे ले सकती है? मैं मेहरा खानदान की प्रिंसेस हूँ, हमेशा से ऐशो आराम में पली बड़ी हूँ, तहजीबदार हूँ, एक फेमस सोशलाइट्स हूँ और जल्दी फिल्मों में डेब्यू करने वाली हूँ। और उस अनाया के पास क्या है? बचपन से घर से भागी भगोई है, जिसके पास ना नाम है ना खानदान, ना रहने का ठिकाना है, ना खाने पीने और ओढ़ने। ना जाने अपने इस खूबसूरत चेहरे की आड़ में कितनों के साथ सोकर बॉलीवुड क्वीन बनी है। इसके जैसी कैरेक्टरलेस और घटिया लड़की मेरे आयुष्मान के साथ कैसे हो सकती है? अपने नफरत की आग में जलती शनाया मन में चीखते हुए बोली।
तभी उसकी नज़र स्टेज के पास खड़े दादाजी पर पड़ी जो बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर शनाया को याद आया कि कैसे वो माला आचार्य के साथ बैठे बातें कर रहे थे। जरूर ये सब इस बुढ़े की वजह से हुआ है। कुछ ज्यादा ही प्यार है ना इसे अपनी पोती से, तभी तो उसे मेरे आयुष्मान के साथ जोड़कर दिया, वरना उस 2 कौड़ी की भिखारन की इतनी औकात जो मेरे आयुष्मान को नजर उठाकर भी देखे। जरूर इसी बुढ़े ने मेरा हक उस भिखारन को दिया है, जबकि उसकी पोती तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरे बारे में तो कभी सोचा नहीं। फिर कुछ पल रुक कर, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरा है वो मैं लेकर रहूंगी। ये बुढ़ा चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आयुष्मान पर सिर्फ मेरा हक है और वो मेरा होकर रहेगा। दादाजी और अनाया को अपनी नफरत भरी नजरों से घूरते हुए चली गई। वही पल्लवी जी पहले आयुष्मान की सगाई की खबर सुनकर और अब अनाया के साथ उसकी सगाई देखकर हैरान हो चुकी थी। उन्होंने शनाया की तरफ देखा जो अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। वो परेशान होकर शनाया को खोजने निकल पड़ी। वही इन सबसे अनजान अनाया और आयुष्मान स्टेज पर खड़े एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी आचार्य परिवार, निखिल और मानिक का परिवार और अनाया के दादाजी उनके पास आए। मेघा जी ने दोनों को टीका किया और अनाया के सिर पर एक लाल चुन्नी उठाई, फिर दोनों को रिंग्स पकड़ाई। आयुष्मान ने अनाया का हाथ पका और उसे रिंग पहनाई, साथ ही उसके हाथों पर किस कर दिया, जिसे देखकर निशांत, विवान, आर्यमन, माया और शिवा हुंटी करने लगे। अनाया भी उसकी हरकत पर शर्मा गई। उसने जल्दी से आयुष्मान को रिंग पहना दी, जिससे सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। आयुष्मान की नजरें तो आज अनाया पर से हट ही नहीं रही थी। उसका मुस्कुराना, शर्माना और घबराना देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बती ही जा रही थी। उसका दिल किया कि अभी वो अनाया को अपनी बाहों में भर ले और उसके होठों पर किस कर ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इतने वक्त में वो दोनों काफी करीब आए थे, लेकिन फिर भी एक दूरी थी दोनों के बीच। आयुष्मान ने आज तक कोई लिमिट क्रॉस नहीं की थी। उनके बीच बस हग और फोरहेड किस ही हुआ है, या फिर एक दूसरे को कदल करके सोना। आयुष्मान चाहता तो अनाया को अपना बना सकता था, लेकिन वो उसे टाइम देना चाहता था। अपने रिश्ते में प्यार चाहता था, जिसके लिए अपने डिजायर को भी कंट्रोल कर लेता था। लेकिन आज उसका दिल चाह रहा था कि वो सारे कंट्रोल खो दे। वही अनाया भी उसकी डिजायर समझती और जानती थी, लेकिन अपने सेट किए हुए रूल्स को नहीं तोड़ना चाहती थी। वो सब कुछ शादी के बाद ही चाहती थी, इसलिए अनजान बनने की कोशिश करती थी। लेकिन आज उसके दिल में भी कुछ बेचैनी सी जन्म ले रही थी। शायद वो भी पूरी तरह से आयुष्मान की होना चाहती थी। वही दूसरी तरफ शनाया पार्टी हॉल से बाहर गार्डन में आकर खड़ी हो जाती है। वो गुस्से और नफरत से उबल रही थी। आज अगर वो पार्टी हॉल से बाहर नहीं आती तो शायद खुद पर से पूरी तरह अपना कंट्रोल खो देती और उसकी मासूम, प्यारी और सॉफ्ट हार्टेड वाली इमेज पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। वो बाहर आकर गुस्से से लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। तभी उसके पीछे से पल्लवी जी की आवाज सुनाई पड़ी। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और अपने आंखों से आंसू टपकाने लगी। पल्लवी जी ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उनके दिल में एक टिस उठी। शानू बच्चा, प्लीज ऐसे मत रो। आप तो मम्मा की प्रिंसेस हैं। मम्मा आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। शनाया को गले लगाते हुए पल्लवी जी बोली। रो नहीं तो क्या करूं मम्मा? आज अनाया ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। बचपन से ही वो मुझसे जलती आ रही है, क्योंकि आपने और पापा ने हमेशा मुझे उससे ज्यादा प्यार किया। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती जो मैं कमजोर पैदा हुई? वो तो बिल्कुल हेल्थी थी, उसके मुकाबले मुझे केयर और अटेंशन की ज्यादा जरूरत थी। लेकिन वो तो मेरी जुड़वा बहन थी ना, तो वो मुझसे नफरत कैसे कर सकती है? बचपन से आज तक सिर्फ उसकी वजह से दादू ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। मैं तरसती थी उनके पास जाने को, लेकिन उन्हें सिर्फ अनाया ही नजर आई, जैसे मैं उनकी सगी पोती नहीं बल्कि कोई गैर हूँ। और आज देखो, जिसे मैंने प्यार किया उसे भी अनाया ने मुझसे छीन लिया। यहाँ तक कि दादू ने भी एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और आयुष्मान को अनाया को दे दिया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि दादू हर बार मेरे साथ पक्षपात करते हैं और मेरे हक की हर चीज अनाया को दे देते हैं? कहते हुए शनाया जोर जोर से रोने लगी। उसका चेहरा आंसू से भरा हुआ था और आंखें लाल थी। इस वक्त वो इतनी दयनीय लग रही थी कि जैसे उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो।
वही उसे इतनी बुरी तरह रोते देख पल्लवी जी को बहुत बुरा लग रहा था। साथ में दादाजी और अनाया पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, खासकर दादाजी पर। वो कैसे अपनी दोनों पोतियों के बीच ऐसे भेदभाव कर सकते हैं, जबकि दोनों उनकी ही पोतियां हैं। माना उन्हें अनाया से बहुत लगाव है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो शनाया के साथ अन्याय करे। शानू, रो मत बच्चा, मम्मा है ना, वो कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। मैं जानती हूँ आप आयुष्मान से कितना प्यार करती हैं। चिंता मत कीजिए, आयुष्मान की शादी सिर्फ आपसे ही होगी और अनाया को मैं आपकी खुशियों के बीच ग्रहण बनने नहीं दूंगी।